नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी, लीडर्स की कैटेगरी में शामिल हुए एमपी और यूपी। सरकार की फ्लैगशिप योजना है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। सिक्किम में दिखा तिब्बतन ब्राउन बेयर, भारत में 5 हुई बेयर की स्पीशीज, पहली बार देखी गई है रेयर स्पीशीज। और एनपीसीआई ने गूगल से किया करार, विदेश में भी होगी गूगल पे से पेमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एनपीसीआई। आइए खबरों की शुरुआत करें। 16 जनवरी को देश भर में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। दरअसल भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को ही लॉन्च किया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत फ्लैगशिप स्कीम है। इस प्रोग्राम का मकसद है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप से जोड़ना। इसके लिए G2G पार्टनरशिप्स को खूब बढ़ावा दिया गया। G2G से मतलब क्या है? G2G से मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप। इस क्षेत्र में सरकार ने इजराइल, पुर्तगाल, स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों से समझौते किए हैं। इस मौके पर भारत सरकार ने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2023 भी प्रदान किए। इन अवार्ड्स के जरिए सरकार उन आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करती है जो एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज शो करते हैं। इसके अलावा स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत कैटेगरी ए में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स का दर्जा गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को दिया गया है। कैटेगरी ए में 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य शामिल हैं। इस कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर स्टेट्स में महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना को शामिल किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं बिहार और हरियाणा को एस्पायरिंग लीडर का दर्जा मिला है। कैटेगरी बी में 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य शामिल हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा मिला है। वहीं टॉप परफॉर्मर में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। लीडर कैटेगरी में गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा को रखा गया है। एस्पायरिंग लीडर में अंडमान और निकोबार सहित नागालैंड को जगह मिली है। आपको बता दें, स्टार्टअप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है। ये किसी एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किए जाते हैं। शुरुआत में ये उच्च लागत और कम रेवेन्यू से शुरू होते हैं। भारत में स्टार्टअप्स की कहानी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। इनमें से 50% स्टार्टअप्स टियर 1 और टियर 2 शहरों में मौजूद हैं। दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में तकरीबन 110 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स ने 12 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट किए। 48% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर हैं। आपके स्क्रीन पर एक तिब्बतन ब्राउन बेयर की तस्वीर मौजूद है, जल्दी से देखिए। इस तस्वीर को सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से रिकॉर्ड किया जा सका है। तस्वीर को ट्विटर या एक्स पर आईएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने साझा किया। उनके मुताबिक ये भारत में दर्ज किया गया पहला तिब्बतन ब्राउन बेयर है। इस रेयर एनिमल की तस्वीर के साथ ही भारत ने अपनी जैव विविधता में भी इजाफा कर लिया है। इसी के साथ अब भारत में 5 तरह के बेयर यानी भालू दर्ज हो गए हैं। इनमें हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर, स्लॉथ बेयर, सन बेयर और तिब्बतन ब्राउन बेयर शामिल हैं। तिब्बतन ब्राउन बेयर को तिब्बतन ब्लू बेयर और हॉर्स बेयर के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बती भाषा में इसे डोम ग्यामुक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम अर्सस आर्कटोस प्रोइनोसस है। यह दुनिया में बेयर की रेयरेस्ट सब स्पीशीज में से एक है। इन्हें जंगल में कभी कभार ही देखा जाता है। इनका आवास हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन फॉरेस्ट में होता है। दिखने में हिमालयन ब्लैक बेयर से ये अलग होते हैं। इनके कॉलर में येलोइश स्कार्फ जैसा मार्क पाया जाता है। आपने येती के बारे में सुना है? कहा जाता है कि येती का कैरेक्टर तिब्बतन ब्राउन बेयर से इंस्पायर्ड है। येती हिमालय की लोक कथाओं की उपज है। ये पहाड़ी किस्सों का बहुत पुराना किरदार है। किस्से किंवदंतियों का किरदार येती एक विशालकाय झबरे बालों वाला जीव माना जाता है जो कुछ इंसानों और कुछ विशालकाय बंदरों से मिलता है। इसके बड़े बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि येती या फिर हिमालय में हिम मानव महज एक ख्याल है। तिब्बतन ब्राउन बेयर साइट्स की अपेंडिक्स 1 में संरक्षित है। चीन की परंपरागत दवाओं में बियर बाइल के प्रयोग और हैबिटेट इंक्रोचमेंट के चलते इनकी संख्या में बहुत गिरावट देखने को मिली है।
IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। प्राचीन भारत ने दुनिया को जीरो दिया था और आधुनिक भारत ने UPI। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की माने तो दुनिया की अब तक की सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली है UPI। दुनिया में इसका परचम लहराने के मकसद से NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के बीच एक MOU हुआ है। इससे भारत के बाहर UPI से पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय पर्यटक विदेशों में कैश कैरी करने के बजाय गूगल पे से UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। UPI की क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ने से बाहर से भारत आने वाले पर्यटक भी इसके जरिए पेमेंट कर सकेंगे। समझौते का मकसद अन्य देशों में UPI जैसे पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना है। इस समझौते से रेमिटेंस का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। रेमिटेंस देश से बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा देश में भेजा जाने वाला धन होता है। पिछले साल NPCI ने 10 देशों में UPI से मोबाइल नंबर के जरिए ट्रांजैक्शन अलाउ किया था। इन देशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, USA, सऊदी अरब, UAE और UK शामिल हैं। गौरतलब है कि NPCI की इंटरनेशनल आर्म है जो देश के बाहर UPI को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया। भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अधोसंरचना बनाने के लिए यह RBI और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। आपको बता दें, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशन को करने में आसानी होती है। ये पीयर टू पीयर लेन देन को पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। उधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली संशोधन नियम 2024 का मसौदा जारी किया। इसे बिजली अधिनियम 2003 के तहत जारी किया गया है। नए नियम के तहत बड़े कॉरपोरेट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में बिजली की आपूर्ति में होने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। दरअसल नया नियम देश में बिजली उत्पादन के लिए लाइसेंस लेने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करेगा। इसके तहत इंटर स्टेट ट्रांसमिशन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के नेटवर्क पर 25 मेगावाट तक तथा इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन यानी एक ही राज्य के भीतर के नेटवर्क पर 10 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इनके लिए अपनी बिजली को ग्रिड से कनेक्ट करने, उसका संचालन करने या उसकी बिक्री करने के लिए भी लाइसेंस नहीं लेना होगा। फिलहाल ये सुविधाएं उत्पादन कंपनियों और कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनका दायरा अब बढ़ा दिया गया है। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति, सहकारी संघ या कंपनी द्वारा अपने खुद के इस्तेमाल के लिए एक बिजली संयंत्र स्थापित किया जाता है। बहरहाल वापस नए नियम पर आते हैं। इस नियम के जरिए पहली बार देश के बिजली सेक्टर में ओपन एक्सेस को लागू करने की व्यवस्था की गई है। ओपन एक्सेस का क्या मतलब है? ओपन एक्सेस से मतलब है कि ग्राहकों को अपनी पसंद की बिजली उत्पादन कंपनी से बिजली खरीदने की सहूलियत होगी। इसके तहत प्रतिस्पर्धी दर तय करके बिजली खरीदी जा सकेगी। साथ ही नए नियम में यह भी तय किया गया है कि ओपन एक्सेस का फायदा उठाने वाले व्यक्ति पर अतिरिक्त सरचार्ज को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा तथा एक्सेस प्रदान करने की तारीख से 4 साल के भीतर इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल बिजली वितरण कंपनीज यानी डिस्कॉम द्वारा उन ग्राहकों पर ओपन एक्सेस शुल्क लगाया जाता है जो किसी अन्य स्रोत से बिजली खरीदते हैं। हालांकि इन शुल्कों को केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा सीमित कर दिया गया था, मगर डिस्कॉम ने इसके बाद अतिरिक्त सरचार्ज जैसे लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अभी कई राज्यों की बिजली नियामक एजेंसियों ने ओपन एक्सेस के लिए काफी ज्यादा शुल्क तय कर रखा है। नए नियम में इन सभी दूसरे शुल्कों जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की लागत, ट्रांसमिशन लागत या अन्य संबंधित शुल्कों को कम रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि बिजली संयंत्रों को उनकी बिजली की पूरी कीमत मिले तथा बिजली खपत करने वाले बड़े उद्योगों को उचित कीमत पर बिजली मिले।
ऐसे में अगर राज्य सरकारें सब्सिडी देती हैं तो उन्हें बिजली की लागत के आधार पर ही सब्सिडी देनी होगी, यानी डिस्कॉम को उसकी तरफ से वितरित बिजली की पूरी कीमत मिलेगी। इस नियम में बिजली उत्पादन कंपनियों के हितों का ध्यान रखते हुए उत्पादित बिजली की न्यूनतम कीमत तय करने की सीमा तय की गई है। वहीं ग्राहकों के हितों को देखते हुए डिस्कॉम के लिए बिजली के अधिकतम शुल्क भी तय करने की व्यवस्था की गई है। सरकार देश में रिन्यूएबल बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर 5 लाख मेगावाट यानी 500 गीगावाट करने का प्रयास कर रही है। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में ताप बिजली की हिस्सेदारी 53% से घटकर 35% हो जाएगी और भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता मौजूदा 4.28 लाख मेगावाट से बढ़कर करीब 8 लाख मेगावाट हो जाएगी। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पिछले कुछ सालों से विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। इसी बढ़ी हुई आर्थिक असमानता पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसे इनइक्वालिटी इंक नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद से वैश्विक स्तर पर लगभग 5 अरब लोग गरीब हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति पहले से दोगुनी हो गई है। इस बढ़ती आर्थिक असमानता के पीछे कॉरपोरेट शक्ति और एकाधिकार को माना जा रहा है, जो विश्व स्तर पर आर्थिक, लैंगिक और नस्लीय विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में IFSC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने वैश्विक हाइड्रोजन मूल्य सूचकांक विकसित करने की घोषणा की है, जिसके लिए IFSC ने इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन GSPC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत IGX और GSPC सूचकांक बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करेंगे और IFSC व्यापार करने के लिए वैश्विक संस्थानों को आकर्षित करेगा। आपको बता दें कि इस तंत्र को विकसित करने के पीछे उद्देश्य पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना और हरित हाइड्रोजन बाजार के वैश्विक विकास को सुविधाजनक बनाना है। चीन की स्टार्टअप कंपनी बीटा वोल्ट ने एक नई तरह की बैटरी बनाने का दावा किया है। इसे BV100 नाम दिया गया है, जो एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैटरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह बैटरी 50 वर्षों तक चल सकती है। दरअसल यह बैटरी परमाणु आइसोटोप और हीरे के सेमीकंडक्टर की पतली परतों से बनी है, जो कि आइसोटोप से निकलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 17 से 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल रखी गई है। इसका उद्देश्य व्यापक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना और विज्ञान से जोड़ना है। आपको बता दें कि विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2015 से भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी के बीच अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम दोमुतोह पगा हम दोमुतोह रखी गई है। यह त्योहार वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित है। इसे पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। अंत में आपको बता दें, अरुणाचल सरकार ने 2019 में पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव घोषित किया था, जो कि पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण में स्थानीय नीशी जनजाति की भूमिका के महत्व को भी उजागर करता है। चलिए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, तिब्बतन ब्राउन बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसकी उपस्थिति सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बहुतायत में है। तिब्बतन ब्राउन बियर लोक कथाओं में प्रचलित येती है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। उपर्युक्त में से सही कथन चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल में NPCI इंटरनेशनल ने UPI को बढ़ावा देने के मकसद से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अमेजन, गूगल, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच UN की एक विशेषीकृत संस्था है। इसमें भारत से नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा और रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प C, दोनों कथन गलत हैं। विश्व आर्थिक मंच एक NGO है। इसमें भारत से मुकेश अंबानी ट्रस्टी के तौर पर शामिल हैं। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब है विकल्प C यानी महाराष्ट्र।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।